गुड मॉर्निंग मेरे सभी स्टूडेंटों को। मैं विनीत चौहान आज रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग का पार्ट 2 लेकर आया हूँ और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। कम से कम 30-35 क्वेश्चन है एमसीक्यू। पार्ट 1 में पहले बना चुका हूँ, अब ये पार्ट 2 है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से हमारे पास क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि बीम के लिए तन्यता दरार होती है। बीम के लिए तन्यता दरार कहाँ होगी? मान लीजिए हमारे पास कोई सेक्शन है और सेक्शन के दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे वाला। तो जो नीचे जो हिस्सा होता है उसमें क्या आता है? टेंशन जोन, और ऊपर में क्या आता है? कंप्रेशन जोन। तो हमेशा याद रखना नीचे वाले सिरे में न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जो होता है वो टेंशन सिरा होता है। तो ये तन्यता किस में आएगी? टेंशन में आएगी। तो अगर टेंशन जोन ऑफ द बीम। उसके बाद बीम के लिए अपरूपण दरारें होती हैं। जो बीम है उसमें अपरूपण दरारें कैसे आती हैं भैया? वो जो आती हैं वो 45 डिग्री के एंगल पर आती हैं आरसीसी मेंबर में। कहाँ से आती हैं? कंप्रेशन जोन में। तो आंसर क्या है? एट 45 डिग्री ऑफ द आरसीसी मेंबर इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, इन कंप्रेशन जोन। अगला क्वेश्चन है संरचना के निर्माण के कितने वर्षों बाद संरचना का संरचनात्मक लेखा परीक्षण करना आवश्यक है? हमने कोई भी संरचना बनाई, कोई भी स्ट्रक्चर बनाया, तो कितने वर्षों बाद उसका हमें लेखा जोखा करना होगा? तो वो है आपका 15 ईयर्स। कितना? 15 साल बाद। अगला है संरचना के सामग्री प्रदर्शन की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भाई संरचना सामग्री का जो प्रदर्शन उसकी जांच करेंगे तो उसमें किस शब्द का प्रयोग करते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑडिट, हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक लेखा। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? संरचनात्मक लेखा। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग संकट के क्षेत्र को पहचानने और परिभाषित करने के लिए किया जाता है? तो क्या आंसर है? डिस्ट्रेस, हिंदी में बोलते हैं संकट। अगला है दरारें जो गलत डिजाइन, दोषपूर्ण निर्माण या ओवरलोड के कारण होती है सकारात्मक दरारें हैं। आंसर क्या है? सत्य है। कहने का मतलब क्या है? दरारें जो गलत डिजाइन, दरार किससे बनती है? जैसे हमने कोई गलत डिजाइन करते हैं, जो निर्माण करने है उसमें कुछ टूटी रह जाती है, या निर्माण करते समय ओवरलोड आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसमें क्या होता है? ये सकारात्मक दरारें होती है, इसी वजह से दरारें क्रैक्स उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारा क्या है? सही है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा, अगला है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चिपकने वाला गोंद या सफ़ेद गोंद या बढ़ाई गोंद या स्कूल गोंद के रूप में जाना जाता है? क्या नाम है उसका? पॉलीविन एस्टिल। क्या है? पॉलीविनाइल एस्टेट। ठीक है, अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन दीवार में दरारें का कारण है? निम्नलिखित में से कौन दीवारों में दरार मतलब क्रैक्स का कारण है? सबसे पहले वेलिंग ऑफ वॉल। क्या है? वेलिंग का मतलब होता है फूलना, दीवार का फूलना। तो क्या है? वेलिंग ऑफ वॉल। दूसरा श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना। फिर क्या है? थर्मल मूवमेंट। तीसरा क्या है? थर्मल मूवमेंट। ये तीनों कारण हैं क्रैक्स पड़ने के दीवार के अंदर। अगला क्या है? सकारात्मक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका आंसर क्या है? टेम्परेचर फॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इन रजिस्ट। ठीक है। अगला है सीमेंट, मोटर और कंक्रीट का विस्तार ईंटों से अधिक है। हाँ भाई सही है। सीमेंट, मोटर, कंक्रीट का विस्तार ईंटों से अधिक है। ठीक भैया, सीमेंट, मोटर का कंक्रीट का विस्तार से अधिक है। ठीक है भैया, सही आंसर। अगला देखिए, ईंट वर्ग की गति क्षैतिज दिशा की तुलना में ऊर्ध्वाधर दिशा में अधिक होती है। सही है। आंसर क्या होगा? सही है। अगला है निम्नलिखित में कौन मिट्टी के बंदोबस्त के लिए जिम्मेदार है? तो भैया क्या है? क्या आंसर है? मिट्टी की असमान असर क्षमता। दूसरा क्या है? मिट्टी की असर क्षमता सुरक्षित असर क्षमता से कम होती है। तीसरा क्या है? मिट्टी की असर क्षमता सुरक्षित असर से कम होती है। अगला क्या है?
मरम्मत के चरण कौन कौन से होते हैं? पहला सरफेस प्रिपेयर, ठीक है, पहले सरफेस को प्रिपेयर करेंगे, मतलब जो हमारी ज़मीन होगी उसको हम क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। फिर क्या? फॉर्मवर्क करेंगे। फिर एडहेसिव बॉन्ड, फिर क्या बनाएंगे? एडहेसिव बॉन्ड। अगला देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मरम्मत विधि को अपनाया जाता है जब दरारें जिसकी चौड़ाई 0.05 mm से 0.75 mm तक है? तो एक्सपोज इंजेक्शन, EPOX भाई, एक्सपोज इंजेक्शन को अपनाया जाता है। कौन सी विधि अपनाई जाती है? एक्सपोज इंजेक्शन। फिर है द पर्पस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ क्रेक, द क्रेक इज कट विच ऑफ द फॉलोइंग शेप? तो कौन सी शेप आएगी? बी शेप। कौन सी शेप होगी? बी शेप। अगला है संकरी दरारें पड़ने पर मरम्मत की कौन सी विधि अपनाई जाती है? ये भी एक्सपोज इंजेक्शन। कौन सी विधि अपनाई जाती है? एक्सपोज इंजेक्शन वाली। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ द फिलिंग गैप, जो क्या करते हैं? गैप को भरने के लिए किस किस चीज़ का यूज करते हैं? मोटार का, दूसरा क्या है? एडिसिव का, फिर क्या है? ग्रोट का। तीन चीज़ है, मोटार, ग्रोट, एडिसिव। अगला देखिए, सामग्री, अगला क्या है? अगला देखिए, सामग्री की गुणवत्ता को निर्देशित करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? भैया IS कोड का प्रयोग किया जाता है। किस कोड का प्रयोग किया जाता है? IS कोड। क्वेश्चन में कैसे जाएगा? ISS भी दे सकता है, ISSS दे सकता है, या IS कोड आगे कुछ लिख सकता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? IS कोड, ठीक है। अगला देखिए, संरचक में मैक्रो दरारें का कारण क्या हो सकता है? आंसर है नमी। नमी के कारण क्या पड़ते हैं? क्रैक्स पड़ने लगते हैं। जब हमें कहीं नमी आने लगती है तो आपने देखा होगा जगह जगह क्या होते हैं? दरारें में क्रैक्स आने लगती हैं। अगला क्या है? अनियमित सतह का परिमाण हो सकता है महिक्यान, जिसे बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं? महिक्यान कैविटी। किस प्रकार के निरीक्षण में हम आमतौर पर संरचना के स्थायित्व की जांच करते हैं? लोड आधारित पर। लोड के आधारित पर ही हम किसकी जांच करते हैं? स्ट्रक्चर के, कि उस पर कितना लोड वो बियर कर सकता है। अगला क्या है? संरचना के मूल्यांकन में पहला और सबसे महत्वपूर्ण एकल प्रयास है पुनर्वास से पहले। तो कौन सा है? पुनर्वास से पहले कौन सा है? आंसर क्या है? प्रारंभिक प्रकार का निरीक्षण। कौन सा है? प्रारंभिक प्रकार का निरीक्षण। अब प्रारंभिक निरीक्षण में जैसे विभिन्न चरण शामिल हैं। प्रारंभिक निरीक्षण में कौन कौन से चरण शामिल हैं? प्रेसिंग, जानकारी इकट्ठा करें। दूसरा क्या? समस्या की पहचान करें। तीसरा क्या है? संभावित कारणों का निर्धारित करें। अगला देखिए, कौन सा विस्तृत निरीक्षण का प्रकार नहीं है? केंद्र शैल सर्वेक्षण। कौन सा नहीं है? केंद्र शैल सर्वेक्षण। अगला देखिए, शक्ति परीक्षण का उदाहरण कौन सा है? सीमित हथौड़ा परीक्षण। दूसरा है अल्ट्रासोनिक पल्स वेव। अगला है तोड़ना। तीन है इसमें, सीमित हथौड़ा परीक्षण, अल्ट्रासोनिक पल्स वेव, फिर क्या है? तोड़ना। अगला ये कौन सा स्थायित्व परीक्षण का प्रकार नहीं है? कार्बोनेशन परीक्षण। स्थायित्व परीक्षण प्रकार कौन सा नहीं है? कार्बोनेशन परीक्षण। कंक्रीट की गुणवत्ता के मामले में एक अच्छी परत के लिए लगभग रिबाउंड संख्या कितनी होनी चाहिए? 20 से 30। कितनी होनी चाहिए? 20 से 30। सुदृढ़ीकरण अपरदन का कारण क्या है? भैया अपरदन का कारण क्या है? दोषपूर्ण कंक्रीट। जब हमारी कंक्रीट ठीक नहीं होगी तो बाकी में अपरदन कारण होगा, और अपर्याप्त कंक्रीट। अगला देखिए, किस प्रकार का परीक्षण कंक्रीट की शक्ति का आकलन करने का एक सीधा तरीका है? कौन सा सीधा तरीका है? उसे बोलते हैं कोर टेस्ट। कौन सा तरीका है? वो है कोर टेस्ट। अगला है अपर्याप्त कंपन का क्या कारण है? झरझरा, मधुकोश संयुक्त, अलगाव। ठीक है, तीन है, झरझरा, मधुकोश संयुक्त, अलगाव। अगला देखिए, ढीले फर्श और छत धूल के समान, धूल के निशान आदि के संकेत हैं। किसके संकेत हैं? दीमक।
जैसे देखा होगा आपने, दीमक क्या करती है, धूल मतलब मिट्टी मिट्टी छोड़ती हुई चली जाती है, उसको बोलते हैं दीमक। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शब्द सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या है? संकट और दोष कारणों की पहचान करना। एक शब्द सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या है? संकट और दोष के कारणों की पहचान करना। ठीक है, आगे क्वेश्चन आइए, स्पेलिंग कब होती है? स्पेलिंग का मतलब होता है कंक्रीट का टूटना। क्या होता है? कंक्रीट का टूटना। तो आंसर क्या होगा? जब कंक्रीट के किनारे या अन्य सतह टूट जाती है। जब कंक्रीट के किनारे या अन्य सतह टूट जाती है। फिर यूपीवी की फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रासोनिक पल्स वेव। क्या फुल फॉर्म है यूपीवी की? अल्ट्रासोनिक पल्स वेव। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक विश्लेषण के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है? पहला है सीमेंट सामग्री, दूसरा एग्रीगेट, तीसरा है क्लोराइड। ये जितने क्वेश्चन है मैं आपको सबको करा चुका हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।